गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज का यह वीडियो बीए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए है। सीसी 10 पेपर का इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम दूसरा थियरी देख रहे हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी। तो शुरू करते हैं। स्लाइड के माध्यम से आपको एक एक करके पूरे कंसेप्ट को बतलाया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। तो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है, दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो। तो पहला थ्योरी आप पढ़े थे एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी, उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करके डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दिया। According to this theory, a country will specialize in the production of that commodity for which its unit labor cost is comparatively lowest। मतलब ये थियरी बतलाता है कि कोई भी देश उस वस्तु में स्पेशलाइजेशन करेगा, उस वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा, विशेषज्ञता हासिल करेगा, जिसमें उसका तुलनात्मक लागत कम होगी। ये बतलाता है कि जो भी कंट्री है, दो कंट्री के बीच अगर ट्रेड हो रहा है तो क्या दिखाएगा कि इट एक्सप्लेन्स दैट ए कंट्री वुड एक्सपोर्ट दैट कमोडिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ विच इट हैज़ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एंड इम्पोर्ट दैट कमोडिटी इन विच इट्स कॉस्ट एडवांटेज इज लिस्ट। यह थ्योरी बतलाता है कि कैसे एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उस देश को तुलनात्मक लागत एडवांटेज मतलब बेनिफिशियल होगा, लाभकारी होगा, और उस वस्तु का आयात करेगा मतलब इंपोर्ट करेगा जिसका कॉस्ट एडवांटेज कम है, मतलब जिसको उत्पादन करने में ज़्यादा लागत लग रहा है, ठीक है, या कंपैरेटिव रूप से जिसके प्रोडक्शन में इसको मिनिमम कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, मतलब तुलनात्मक लागत जो है वो अधिक है दूसरे वस्तु के तुलना में। तो वैसे वस्तु का क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, मतलब आयात करेगा, दूसरे देश से अपने पास मंगवाएगा, और दूसरे देश को क्या देगा, क्या एक्सपोर्ट करेगा, जिस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ इसको ज़्यादा है, मतलब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा होगा, उसका एक्सपोर्ट करेगा। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जिसमें लिस्ट होगा उसका ये इंपोर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ ट्रेड इज लेफ्ट फ्री, नेक्स्ट पॉइंट है, ईच कंट्री इन द लॉन्ग रन टेंड टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ and consequently tends to export those goods in production of which it enjoys a comparative advantage in terms of real cost, and import those goods in production of which it has comparative disadvantage in terms of real cost। वही बात है जो अभी हम बताए हैं कि अगर ट्रेड को फ्री छोड़ा जाए, मतलब ट्रेड में किसी तरीके का कोई बैरियर ना हो, कोई टैरिफ ना हो, कोई मतलब टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर नहीं हो, तो लॉन्ग रन में दोनों देश एक एक वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे, और विशेषज्ञता हासिल करने का नतीजा क्या होगा कि दोनों देश वैसे वस्तु का एक्सपोर्ट करेंगे जिसके उत्पादन में उनको तुलनात्मक लाभ ज़्यादा है, तुलनात्मक लागत कम है, और इंपोर्ट उन वस्तुओं का करेंगे जिसके उत्पादन करने में इनका तुलनात्मक जो लाभ है वो कम है, वैसे वस्तु का क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे किस तरीके से हम लोग टेबल के माध्यम से इसको देखेंगे कैसे यह काम करता है। तो अब आप टेबल देखिएगा इस स्लाइड में। तो टेबल आपको क्या दिखाता है कि किस तरीके से दो देश है, इंडिया और इंग्लैंड,
दो वस्तु है क्लॉथ और व्हीट। तो टेबल को आप देखिए, जो इंडिया में जो मैन आवर है 90 मैन आवर लग रहा है 1 यूनिट क्लॉथ के प्रोडक्शन में, और 80 मैन आवर लग रहा है 1 यूनिट व्हीट के प्रोडक्शन में। उसी तरह इंग्लैंड में देखिए 100 यूनिट लेबर लग रहा है या 100 मैन आवर लग रहा है 1 यूनिट क्लॉथ के प्रोडक्शन में, और 120 मैन आवर लग रहा है 1 यूनिट व्हीट के प्रोडक्शन में। अब अगर इस तरीके से देखिएगा तो दोनों देश में इंडिया को दोनों वस्तु में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है। इंडिया जो है क्लॉथ और व्हीट दोनों दूसरे देश के तुलना में कम कीमत पे बना रही है। कंपैरेटिव एडवांटेज जो है इंडिया का केस में दोनों वस्तु में इंग्लैंड के तुलना में बेहतर है। तो अगर एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी को माना जाता तो इस स्थिति में ट्रेड नहीं होगा। अगर एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी को मान लिया जाए तो इस परिस्थिति में व्यापार संभव नहीं है। लेकिन रिकार्डो ने बतलाया कि नहीं, इस परिस्थिति में भी व्यापार संभव है, इस परिस्थिति में भी व्यापार हो सकता है। वो कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने बतलाया है कि अब देखना है कि कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है। एब्सोल्यूट एडवांटेज में बात नहीं करेंगे, अब हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करेंगे। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में आप देखिएगा कि इंडिया को व्हीट के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है। इंडिया को देखिए कि उसको क्या लग रहा है, 1 यूनिट व्हीट के प्रोडक्शन में उसको 80 यूनिट लेबर या 80 मैन आवर उसको लग रहा है 1 यूनिट व्हीट प्रोड्यूस करने में, और क्लॉथ प्रोड्यूस करने में उसको क्या लग रहा है 90 मैन आवर लग रहा है। तो एक को लग रहा है 80 मैन आवर, एक को लग रहा है 90 मैन आवर। तो बेनिफिशियल क्या हो गया 80 मैन आवर, इसीलिए उसको हम रेड कलर से बनाए हैं। 80 मैन आवर में 1 यूनिट व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं। इसी तरीके से देखिएगा क्लॉथ में इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड में देखिए उसको तो इन कंपैरिजन टू इंडिया इंग्लैंड को दोनों वस्तु के उत्पादन में, चाहे वह क्लॉथ हो या व्हीट हो, दोनों में उसको क्या है कॉस्ट डिसएडवांटेज है। किससे तुलना करेंगे तब, जब इंडिया से उसका तुलना करेंगे तब। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड को दोनों वस्तु के उत्पादन में इंडिया के तुलना में कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। लेकिन अब इंग्लैंड में देखिए, सिर्फ इंग्लैंड को देखिए, अब उसको किस वस्तु में कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है, या इसको आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिव डिसएडवांटेज किस में है। तो इसको इंग्लैंड में देखिएगा तो उसके लिए जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है वह बेटर है, वो उसमें उसको क्या कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हीट। चूँकि इंग्लैंड में क्या हो रहा है कि 100 मैन आवर में 1 यूनिट क्लॉथ का उत्पादन हो रहा है, और 120 मैन आवर में 1 यूनिट व्हीट का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरीके से इंग्लैंड का स्पेशलाइजेशन क्या होगा, इंग्लैंड का स्पेशलाइजेशन होगा क्लॉथ। तो अब देखिएगा अलग अलग जो हम ट्रेड बनाए हैं, जो टेबल है, टेबल का अलग कॉलम में दिखाए हैं, किस तरीके से अगर रेशियो में देखा जाए एक दूसरे को चेंज करे अपने डोमेस्टिक रेशियो में, तो इंडिया अगर क्लॉथ से लेबर को शिफ्ट करे व्हीट की ओर, तो व्हीट का प्रोडक्शन जितना लेबर उसने लगाया था क्लॉथ के प्रोडक्शन 1 यूनिट हो रहा था ना 90 मैन आवर में, वो 90 मैन आवर अगर व्हीट के प्रोडक्शन में लगाया जाए तो उत्पादन कितना होगा 1.12, मतलब 1 यूनिट से ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होने लगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि अगर ये रेशियो से पहले वर्ल्ड प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन ट्रेड के पहले कितना हो रहा था, तो टोटल प्रोडक्शन इंडिया में कितना हो रहा था 1 यूनिट क्लॉथ और 1 यूनिट व्हीट, तो 2 यूनिट। इसी तरह इंग्लैंड में 1 यूनिट
व्हीट और 1 यूनिट क्लॉथ 2, मतलब टोटल प्रोडक्शन जो था वो 4 यूनिट्स था। और लेबर कितना लग रहा था, इंडिया में लग रहा था 170 और इंग्लैंड में कितना लेबर यूज हो रहा था 220। तो अब देखिए 170 लेबर में इंडिया प्रोडक्शन कर रहा था 2 यूनिट क्लॉथ और व्हीट, एक एक यूनिट दोनों का, और इंग्लैंड 220 मैन आवर में प्रोड्यूस कर रहा था 2 यूनिट, मतलब 1 यूनिट 1 यूनिट व्हीट 1 यूनिट क्लॉथ। तो टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन कितना था 4। लेकिन अब आप देखिएगा जब दोनों स्पेशलाइजेशन करेगा, दोनों एक एक वस्तु में अपने आप को स्पेशलाइज करेगा, तो इंडिया किस में स्पेशलाइज करेगा, व्हीट में, और इंग्लैंड किस में स्पेशलाइजेशन करेगा, क्लॉथ में। तो अब जब इंडिया अपना क्लॉथ का मैन आवर जो लग रहा है लेबर मैन आवर, उसको क्या करेगा, व्हीट में ट्रांसफ़र करेगा, तो इंडिया में व्हीट का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 2.12 यूनिट। इसी तरीके से इंग्लैंड में क्या होगा कि जो लेबर व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा था उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, क्लॉथ के प्रोडक्शन में। तो क्लॉथ का प्रोडक्शन पहले 100 मैन आवर में कितना हो रहा था, 100 मैन आवर में 1 यूनिट हो रहा था, अब उसको एडिशनल 120 मैन आवर मिलने लगा, तो प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा 1.20 एडिशनल प्रोडक्शन होने लगेगा इंग्लैंड में। तो अब देखिए सेम लेबर में 170 लेबर में इंडिया कितना प्रोडक्शन करने लगा व्हीट का 2.12, और इंग्लैंड कितना प्रोडक्शन करने लगा उतना ही मैन आवर में 2.20। इस तरीके से आप देखिएगा वर्ल्ड प्रोडक्शन कितना हो गया 4.32। आप उसको ऐड करके देखिएगा 2.12 और 2.20 को, तो आपको दिखेगा कि टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन कितना हो गया 2.20। तो जो 2.20 है वो क्या दिखा रहा है, इंग्लैंड का उतना ही मैन आवर में प्रोडक्शन, और 2.12 जो है वो किसका दिखा रहा है, इंडिया का उतना ही लेबर या उतना ही मैन आवर में प्रोडक्शन को। तो इस तरीके से आप देखे हैं कि वर्ल्ड प्रोडक्शन कितना बढ़ गया 0.32 बढ़ गया। ये मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड से गेन हुआ 0.32। अब इस 0.32 में अब मान लीजिए एक्सचेंज रेशियो 1:1 का होगा, मतलब इंडिया 1 यूनिट व्हीट देगा इंग्लैंड को, बदले में इंग्लैंड उसको देगा 1 यूनिट क्लॉथ। ये एक्सचेंज रेशियो होगा 1:1 का। तो इस तरीके से क्या होगा कि इंडिया को जो क्लॉथ मिलेगा और इंग्लैंड को व्हीट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए भारत को दोनों में स्पेशलाइजेशन था, लेकिन अब इसको जो गेन होगा, इंडिया का गेन होगा 0.12, क्योंकि वो जो लेबर को मैन आवर को जो ट्रांसफ़र किया क्लॉथ से व्हीट में, तो व्हीट का प्रोडक्शन कितना बढ़ा था 1.12, और उसको उसके बदला में 1 यूनिट कपड़ा मिल रहा है 1 यूनिट गेहूं देने के बाद, 1 यूनिट व्हीट देगा तो 1 यूनिट क्लॉथ मिलेगा। तो इसको बेनिफिट कितना हुआ 0.12 का। लेकिन इंग्लैंड का सिचुएशन देखिए, इंग्लैंड के साथ अब क्या होगा कि इंग्लैंड जो अपना व्हीट प्रोडक्शन से लेबर को या मैन आवर जो लग रहा था व्हीट के प्रोडक्शन में, उसको ट्रांसफ़र किया क्लॉथ में, तो उसका उत्पादन कितना बढ़ा 1.20, मतलब 0.20 का इसको बेनिफिट मिला। तो ट्रेड क्या है 1:1 रेशियो से हो रहा है, मतलब 1 यूनिट दे रहे हैं व्हीट तो 1 यूनिट क्लॉथ ले रहे हैं। तो इंग्लैंड का बेनिफिट कितना हो जाएगा 0.20, और इंडिया का गेन कितना होगा 0.12। अब इस तरीके से आप क्या देखें कि ट्रेड के बाद ट्रेड से गेन कितना हुआ, टोटल गेन हुआ 0.32, और 0.32 जो गेन हुआ, टोटल प्रोडक्शन जो बढ़ा, उसमें इंडिया को कितना मिला 0.12 और इंग्लैंड को कितना मिला 0.20। तो इस तरीके से आप क्या देखें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में कि जो देश बेनिफिट जिसका कॉस्ट एडवांटेज
मतलब ज़्यादा था इंडिया का, दोनों में कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा था, लेकिन गेन की बात हुई तो गेन ज़्यादा किसका हुआ? गेन ज़्यादा हुआ इंग्लैंड का। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा किस तरीके से एक काम करता है। जो पीछे हम देखे हैं, जो एक्सप्लेन हम कर रहे थे, उसी को आप इस स्लाइड में देखिएगा कि कैसे उस टेबल का एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है कि जो ट्रेड होने लगेगा तो इंडिया क्या करेगा, अपना स्पेशलाइजेशन कर लेगा व्हीट के प्रोडक्शन में, और इंग्लैंड अपना स्पेशलाइजेशन कर लेगा क्लॉथ के प्रोडक्शन में। तो जो टेबल आप देखे हैं उसी टेबल का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो जो बात अभी उस टेबल के एक्सप्लेन करने में बताए हैं वही बात इस स्लाइड में लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ एजम्पशन को हम लोग देखेंगे। तो पहले से हम देख रहे हैं कि ये एजम्पशंस हैं जिस पे ये थियरी बेस्ड है, वो है कि दिस थियरी इज बेस्ड ऑन 2x2x1 मॉडल, मीन्स 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज़ एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब 2 वस्तु होंगे, 2 देश होंगे और 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, और वह क्या होगा? लेबर। मीन्स लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन का एक ही साधन होगा, वह होगा लेबर। लीनियर ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जितना भी लेबर यूज करेंगे आप, जितना भी यूनिट है लेबर का, वो सब होमोजीनियस, मतलब एक रूप होगा। सबकी प्रोडक्टिविटी, सबकी काम करने की क्षमता, सबका वर्किंग आवर एक बराबर होगा, मतलब होमोजीनियस होगा। नेक्स्ट है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन इज एप्लीकेबल हेयर, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होल्ड्स गुड। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन अप्लीकेबल होगा, मतलब आप पढ़े हैं प्रोडक्शन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तो उसको हमें यहाँ अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पे लागू होगा। नेक्स्ट एजम्पशन है लेबर इज परफेक्टली मोबाइल विद इन कंट्री एंड परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब लेबर जो होगा उस देश के भीतर एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर आ जा सकता है, लेकिन एक देश से दूसरे देश नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो एजम्पशन है वह है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर एब्सेंट। मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को रिकार्डो ने माना है एब्सेंट, मान लिया है। प्राइस नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड बाय देयर रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो भी वस्तु है उसका जो मूल्य तय किया जाएगा और रियल कॉस्ट के बेसिस पे तय किया जाएगा। मतलब जो भी वस्तु का मूल्य होगा वो किस पे तय किया जाएगा? रियल कॉस्ट के बेसिस पे तय किया जाएगा। और लास्ट है कि लेबर प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट्स आर परफेक्टली कम्पिटिटिव। मतलब जो फैक्टर मार्केट है या जो लेबर मार्केट है वह क्या है? परफेक्टली कंपटीशन, मतलब परफेक्ट कंपटीशन है प्रोडक्ट मार्केट में भी और लेबर मार्केट में। ये सारा क्या था? इसका एजम्पशन था। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा इसका क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म जो एजम्पशंस हैं वही आप देख रहे हैं कि अनरियलिस्टिक एजम्पशंस हैं। अनरियलिस्टिक एजम्पशन पे बेस्ड ये थियरी है। तो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस क्या हैं? अनरियलिस्टिक एजम्पशन यही है कि लेबर इज़ नॉट ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, लेबर के अलावा और कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है। प्रोडक्शन फंक्शन कैन नॉट बी फिक्स्ड। जो उत्पादन फलन है जो वहाँ पे लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन माना गया है वो क्या है? फिक्स्ड है, तो वो फिक्स्ड नहीं होता है। नेक्स्ट जो मान लिया गया था एजम्पशन में कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर एब्सेंट, ये संभव नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन यह थियरी क्या करता है कि उसको इग्नोर करता है। यह थियरी क्या करता है? उसको इग्नोर करता है। उसका कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इज इम्पॉसिबल फॉर एनी कंट्री। अब कोई भी एक देश के लिए किसी एक वस्तु के उत्पादन में कंप्लीट विशेषज्ञता, पूर्ण विशेषज्ञता हासिल करना असंभव है। किसी भी देश के लिए कंप्लीट स्पेशलाइजेशन संभव
नहीं है। ओनली 2 कंट्रीज एंड 2 कमोडिटीज कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रेड, ये भी एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन है कि सिर्फ 2 ही देश और 2 ही वस्तु में व्यापार हो। इस तरीके से आप देखे हैं कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी क्या है, कैसे वह काम करता है, उसको हम अर्थमेटिक तरीके से उसको हम देखे हैं, बाद उसके एजम्पशंस क्रिटिसिज्म को हमने देखा है। थैंक यू।